हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से जीके जीएस की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों, आज की ये जो क्लास है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए टॉप 20 प्रश्नों की पार्ट संख्या 3 को आज हम देखेंगे। आज की इस क्लास में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो सारे के सारे प्रश्न एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पर यहाँ पर देखेंगे आप 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ये दोस्तों ऐसे सारे के सारे 20 प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इससे पहले आप क्लास को एक बार से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दोस्तों अगर बात करें आज के पहले प्रश्न की, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर कोई राज्य केंद्र सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनावों का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों वह अनुपालन कराने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है, यानी कि कोई राज्य दोस्तों राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार की बातें नहीं मान रहा है तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अर्धसैनिक बल भेज सकता है, ताकि राज्य के जो मंत्री होंगे, राज्य के जो लोग होंगे, वो वहां पर केंद्र सरकार की बातों का पालन करें। अर्थात कहने का मतलब ये बनेगा दोस्तों कि इस प्रश्न में जो भी चाहे, ये तीन जो विकल्प हैं, तीनों के तीनों ऐसे विकल्प हैं जो सही उत्तर हैं। यदि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है राज्य सरकार, तो राष्ट्रपति इन तीनों कार्यों को कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो बनेगा उसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से राष्ट्रपति तीन बातों में से कोई भी बातों को लागू कर सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक ये भी, जिसमें हमें बताना है ऐसा कौन सा जिला है जहां पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की, ये क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर है जिसकी खोज 1922 में हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे साथियों, राखल दास बनर्जी ने। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे 1922 में। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर है दोस्तों, और ये पाकिस्तान में, याद रखेंगे, लरकाना जिला में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? याद रखेंगे पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, मृतकों का टीला क्या पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर मोहनजोदड़ो को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। डैश गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी, यानी कि जो सहायक संधियां थीं, इससे ब्रिटिश शासन का भारत में विस्तार हुआ था। और ये जो सहायक संधियां थीं, ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली की दोस्तों याद रखेंगे बहुत ही प्रसिद्ध है सहायक संधि। क्या है दोस्तों? सहायक संधि बहुत ही प्रसिद्ध है किसकी? तो लॉर्ड बेलेजली, जो कि भारत का एक गवर्नर जनरल था, सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ ले कि पहली सहायक संधि किसने मानी थी, तो दोस्तों याद रखेंगे हैदराबाद के निजाम ने। किसने मानी थी दोस्तों? हैदराबाद का जो निजाम था, इसने पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे दोस्तों? अगर प्रश्न पूछ लेगा तो बताना है 1798 में। कब किए थे साथियों? 1798 में यहाँ पर इसने क्या किए थे, या क्या कह सकते हैं इसको, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया, यानी कि डैश सम्राट कहलाया।
राजकुमार खुर्रम इनमें से ऐसा कौन सा सम्राट बना था आगे चलकर। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ राजकुमार खुर्रम के बारे में, राजकुमार खुर्रम किसके बचपन का नाम था? याद रखें दोस्तों, ये शाहजहां के बचपन का नाम था। किसके बचपन का नाम? शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम था राजकुमार खुर्रम। ठीक है, याद रखेंगे। और ये नाम इसे किसने दिया था? खुर्रम नाम दिया था दोस्तों, याद रखेंगे। किसने? अकबर ने नाम दिया था। खुर्रम नाम शाहजहां को किसने दिया था? अकबर ने दिया था। जबकि शाहजहां को शाहजहां नाम किसने दिया है? तो इसके पिता जहांगीर ने दिया है। ठीक है, याद रखेंगे, जहांगीर ने इसको नाम दिया है शाहजहां, जबकि खुर्रम नाम अकबर ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 शाहजहां। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और जहांगीर का बचपन का नाम हमें सभी को पता है, इसको दोस्तों सलीम के नाम से जाना जाता था या फिर सेखू बाबा भी कहा जाता था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? इनमें से दोस्तों हमें बताना है कि राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। तो दोस्तों मैं बात कर लूं अगर राजकोषीय नीति के बारे में, तो इसके प्रमुख 4 घटक होते हैं। प्रमुख 4 घटक होते हैं, याद रखेंगे। कौन कौन से घटक? एक घटक होएगा आपका बजट। क्या हो जाएगा? एक घटक बजट हो जाएगा। दूसरा बजट, सॉरी, पहला तो बजट हो गया, और दूसरा आपका कराधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कराधान हो जाएगा। और तीसरा अगर पूछ ले तो क्या बनेगा सर? तीसरा आपको बताना है सार्वजनिक ऋण। क्या होगा? याद रखेंगे, यहाँ पर आपको याद रखना है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण यानी कि ये जन व्यय लिखा है जिसमें सार्वजनिक ऋण। ठीक है, ये भी आपका राजकोषीय नीति का क्या होता है? हिस्सा होता है। इसके अतिरिक्त चौथा आपको याद रखना है दोस्तों, याद रखेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सार्वजनिक व्यय। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक व्यय। ठीक है, एक मिनट, इसको दोबारा से लिखते हैं। सार्वजनिक ऋण हो चुका है, दूसरा हो जाएगा आपका सार्वजनिक व्यय यानी कि खर्चा हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक व्यय, ये याद रखेंगे। ये चारों के चारों जो क्या हैं, चारों के चारों जो घटक हैं, ये किसके हैं? राजकोषीय नीति के घटक हैं। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन नहीं है? आप कहेंगे सर क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग ऐसा ऑप्शन है जो राजकोषीय नीति का क्या नहीं है? यंत्र नहीं है, यानी कि घटक नहीं है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों मैं बात कर लूं यहाँ पर अगर वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें से शामिल नहीं है? आप लोगों को ये बताना है। देखिए, अगर बात की जाए किसकी, आप कहेंगे सर वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, तो ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख नाम आता है CO2 का। प्रथम स्थान पर CO2 आती है। इसके अतिरिक्त साथियों CH4 आती है। ठीक है, CH4 आती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप याद रखेंगे N2O आती है। N2O जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस भी कहते हैं, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैसों में आती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों CFC आपकी गैस भी होती है, ये भी आपकी आती है किसमें? तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैसों में। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों ओजोन भी होती है, ये भी ग्रीन हाउस गैसों में आती है। और इसके अतिरिक्त जलवाष्प, ये भी याद रखेंगे। ये सारी की सारी जो गैसें हैं, ये क्या हैं? ग्रीन हाउस की गैसें हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन देखिए, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मतलब मीथेन, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O3 मतलब ओजोन और जलवाष्प। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन एक ऐसा ऑप्शन है जो इनमें शामिल नहीं है। दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो हाइड्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैसों में नहीं आती है, जबकि अन्य सभी गैसें किसमें आती हैं? ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत में, भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? यानी कि पूर्व की ओर बहने का मतलब है बंगाल की खाड़ी में गिरती है प्यारे दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप बता सकते हैं? तो मैं अगर बात कर लूँ प्रायद्वीपीय भारत की, तो कुछ इस तरह से हमारा प्यारा भारत प्रायद्वीपीय भारत के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो ताप्ती नदी कुछ यहाँ पर गिरती है। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपकी महानदी भी यहीं पर गिरती है। उसके अतिरिक्त अगर बात कर लें दोस्तों महानदी, सॉरी, यहाँ पर आपकी जो ताप्ती है, पहले तो आपको याद रखना है, एक मिनट, मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो पहले आपको याद रखना है नर्मदा के बारे में। पहले याद रखना है नर्मदा के बारे में, नर्मदा के बाद याद रखना है ताप्ती के बारे में।
ये जो नदियां हैं दोस्तों कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। जबकि दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली, ये तो पश्चिम की ओर बहने वाली हो गई, अगर पूर्व की ओर बहने वाली नदी की बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन आपको महानदी दे रखा है, और ये महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर महाराष्ट्र और कहाँ से उड़ीसा होते हुए ये कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों महानदी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने। भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों अगर बात कर ली जाए भारतीय जलवायु के बारे में, तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपकी भारत की जलवायु है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? निम्नलिखित में से चार ऑप्शन हैं, इनमें से बताइए प्यारे दोस्तों कौन सा ऐसा अयस्क है जो लोहे का अयस्क है। देखिए अगर बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पर लोहे के अयस्क के बारे में, तो लौह उल्का याद रखेंगे, लौह उल्का के बारे में याद रखेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर लौह उल्का माना जाएगा। ठीक है, लौह उल्का का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको हम कहते हैं सिडेराइट। क्या कहते हैं? अब आप समझ गए होंगे, आपने इसका नाम तो जरूर ही सुना होगा सिडेराइट का। सिडेराइट भी एक लौह अयस्क होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कौन कौन से लौह अयस्क होते हैं? सर हमने सुना है मैग्नेटाइट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मैग्नेटाइट के बारे में सुना है, तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपने किसके बारे में सुना होगा? सर हेमेटाइट के बारे में सुना होगा। हेमेटाइट भी इसका अयस्क हो जाएगा, ठीक है, लोहे का। इसके अतिरिक्त दोस्तों सिडेराइट हम देख चुके हैं, और एक हो जाएगा लाइमोनाइट। क्या हो जाएगा? लाइमोनाइट या फिर लेमोनाइट। ठीक है, लेमोनाइट ये भी आपका क्या है दोस्तों? ये भी लोहे का अयस्क है। इसके अतिरिक्त आयरन पाइराइट क्या हो जाएगा? आयरन पाइराइट ये भी आपका किसका अयस्क है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये भी हमारा लोहे के अयस्क है। तो सिडेराइट यानी कि लौह उल्का इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर बात कर ली जाए सर ऑप्शन नंबर 1 की, अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो यह किसका अयस्क है? दोस्तों कैल्शियम का अयस्क है, Ca का अयस्क है, याद रखेंगे। गैलेना की बात करें तो गैलेना सीसा का अयस्क होता है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? जल्दी से बताइए ऐसी कौन सी कोशिका है प्यारे दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। देखिए अगर बात कर ली जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में, तो वो हो जाती है तंत्रिका कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी में दे रखी हैं तंत्रिका कोशिकाएं। गौर से समझिएगा इसको, तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह दोस्तों कोशिका जो होती है यह उत्तेजनीय कोशिका है। ठीक है, याद रखेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या है? एक उत्तेजनीय कोशिका है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? यानी कि अगर बात कर लें दोस्तों मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए, यानी कि खूबसूरत बनाने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका उत्तरदायी है? चार ऑप्शन है, आप बता सकते हैं इसको। खूबसूरत बनाना, तो आपने क्रीम का नाम सुना होगा, मेलेनिन क्रीम। क्या नाम सुना है दोस्तों? मेलेनिन क्रीम। मेलेनिन एक ऐसा तत्व होता है जो मानव शरीर की त्वचा में पाया जाता है, और दोस्तों ये आपको मौसम के अनुसार रंग देता है। जैसे गिरगिट मौसम के अनुसार रंग बदलता है, उसी प्रकार जो मेलेनिन होता है ये दोस्तों आपको मौसम के अनुसार रंग देता है। जिस क्षेत्र में आप निवास करेंगे, जैसे क्षेत्र में, उसी प्रकार आपको आपकी जो त्वचा होगी वो रंग बदलती जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो त्वचा को रंग प्रदान करना कौन है? याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन क्रीम आपने बहुत ज़्यादा लगाई होगी, ठीक है, यदि आप काले होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, विद्युत मोटर डैश को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यानी कि विद्युत मोटर जो होती है वो कौन सी ऊर्जा है जिसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? देखिए विद्युत मोटर क्या होती है, जैसे मैं अगर सीधा आपके क्षेत्र की बात कर दूं, आप जहां पर जाते हैं विद्युत मोटर को जरूर देखते होंगे। कहां पर जाते हैं? आपने सर देखा होगा आटा चक्की को। आटा चक्की को जब हम आटा पिसवाने जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने विद्युत मोटर को देखा है। और विद्युत मोटर चलती किससे है तो बताना है आपको। तो दोस्तों किससे चलती है? इसका नाम ही होता है विद्युत मोटर, मतलब विद्युत से। विद्युत का मतलब दोस्तों लाइट से चलने वाली मोटर। और दोस्तों विद्युत मोटर अगर विद्युत से चलेगी तो वो कैसी ऊर्जा बनाएगी? याद रखेंगे, अगर मोटर को दूंगा, अगर मैं मोटर को विद्युत दूंगा यानी लाइट दूंगा, तो ये क्या बनाएगी?
ये चक्की का जो चक्का होता है उसको बहुत तेज घुमाएगी, और बहुत तेज घुमाएगी तो राउंड बनेगा, और राउंड बनेगा तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा बनेगी। याद रखेंगे कौन सी ऊर्जा बनेगी प्यारे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो विद्युत ऊर्जा ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर डी में है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा है कि अति शीतलन, जिसे हम सुपर कूलिंग के नाम से जानते हैं, किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है। अति शीतलन में यदि हमें सुपर कूल करना है तो हम उस द्रव को क्या करेंगे, गलनांक से नीचे ठंडा करेंगे, हिमांक से नीचे ठंडा करेंगे, गलनांक से ऊपर ठंडा करेंगे, गलनांक पर ठंडा करेंगे। बताइए ऐसा कौन सा उत्तर हो जाएगा। हिमांक का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, वह अवस्था जिसमें क्या होता है कि द्रव जमना शुरू हो जाता है, तो हिमांक कहलाता है। लेकिन हमें सुपर कूल करना है, मतलब बर्फ बना देना है। अगर हम द्रव को दोस्तों याद रखेंगे, अगर हम द्रव को पानी बनाएंगे, सॉरी माफी चाहेंगे, यहाँ पर द्रव तो पानी ही होता है। अगर हम द्रव को ठोस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम पानी लेंगे और सर पानी को हम फ्रीज में रख देंगे और मेन फ्रीजर में रखकर सुपर कूल कर देंगे, तो क्या बन जाएगी सर, बर्फ बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बर्फ जमना शुरू होता है हिमांक पर, लेकिन जब हिमांक से नीचे चले जाते हैं तो ठोस बर्फ बन जाता है। तो हिमांक से नीचे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। देखिए दोस्तों, अगर आप बुंदेलखंड से आते हैं तो आपको पता होगा बिरहा, आल्हा, रसिया और लंगुरिया, इनमें से बताइए ऐसा कौन सा लोकगीत है जो बुंदेलखंड से आता है। देखिए मैं तो बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं और हमें पता है, अगर आप भी बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको दोस्तों पता होगा कि सर सावन के महीने में बरसात में गाया जाता है। सावन के महीने में बरसात में गाया जाता है, और उस लोकगीत का नाम है दोस्तों आल्हा। क्या नाम है, आल्हा। आल्हा को याद रखेंगे, ये लोकगीत है जो दोस्तों आपका बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, आला उदल की कहानियां हैं जो क्या थे, राजा परमाल के क्या दरबारी थे, उनके बारे में बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है, ग्लिप्सम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिप्सम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, या इस पुस्तक को लिखा किसने है। जब दोस्तों हम इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे और इस पुस्तक के बारे में बात करेंगे तो याद रखेंगे यह पुस्तक 1935 के आसपास लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1935 के आसपास। ये जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इनके द्वारा लिखी गई थी। यह दोस्तों 196 पेजों के द्वारा लिखी गई है। कहने का मतलब है इन्होंने 196 पेज लिखे थे जब ये जेल में थे। उस दौरान उन्हीं पेजों को एक एक करके इन्होंने संग्रहित किया और उस पुस्तक का नाम दे दिया ग्लिप्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान रचित गान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक में प्रकाशित हुआ था। जो दोस्तों हमारा राष्ट्रगान है, और राष्ट्रगान की अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगान कहाँ पर छपा था, कहाँ पर लिखा गया था, कहाँ पर निकाला गया था, ऐसे हमसे बात पूछी है। तो सबसे पहले लिखा था दोस्तों जनवरी 1912, तारीख थी जनवरी 1912, याद रखेंगे समय था जनवरी 1912 का। और दोस्तों इस दौरान ऑप्शन नंबर सी भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक था जब ये पहली बार हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा छापा गया था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर बात कर ली जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों 14 सितंबर। क्यों मनाया जाता है, तो 14 सितंबर याद रखेंगे, समय था 14 सितंबर 1950, जब दोस्तों क्या हुआ था याद रखेंगे दोस्तों, हमारी जो हिंदी है इसको राष्ट्रीय भाषा जैसे राजकीय भाषा कहा जाता है, उसका दर्जा दिया गया था, इस कारण ये मनाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखेंगे 10 जनवरी, 14 की तो हमने बात बता दी है आपको, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को प्यारे दोस्तों 10 जनवरी 1975 नागपुर में एक हिंदी सम्मेलन होता है विश्व लेवल का, तभी से दोस्तों 10 जनवरी को क्या मनाने लगे हैं, याद रखेंगे विश्व हिंदी दिवस मनाने लगे हैं। तो राष्ट्रीय अलग है, विश्व अलग है, राष्ट्रीय 14 को है, विश्व 10 जनवरी को है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए अगर बात कर ली जाए रेड क्रॉस की, रेड क्रॉस एक संगठन है और इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों,
जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है रेड क्रॉस, और इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। किसने की थी? याद रखेंगे दोस्तों, हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट नामक शख्स थे, इनके द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चल, और 8 मई को ये भी याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बात याद रख लेंगे, 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों नंद किशोर सिंह। ठीक है, एन.के. सिंह। एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है, और इसका जो शासनकाल है वित्त आयोग का 2021-22 से लेकर के 2025-26, ठीक है, 2025-26 तक इसका क्या है? समय काल है 15वें वित्त आयोग का। और एन.के. सिंह, जिनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, वह दोस्तों इसके क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, आईपीएल 11 की विजेता टीम कौन है? आईपीएल 11 की विजेता टीम कौन है? हिस्ट्री का कह सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बता सकते हैं, जो भी बताओ आप, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। हो सकता है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे तो आईपीएल से ही पूछ ले। तो आईपीएल में लेटेस्ट भी पूछ सकता है, फर्स्ट भी पूछ सकता है, और मिडिल के भी पूछ सकता है। तो आईपीएल 11 याद रखेंगे, सीजन था आईपीएल 11वां सीजन। इसका खिताब किसने जीता था, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों आईपीएल का 11वां सीजन आपका 2018 में खेला गया था। कब खेला गया था? 2018 में। अब बता सकते हैं इसका खिताब किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग। एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम ने क्या जीता था? खिताब जीता था। इसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर सीएसके के अतिरिक्त एमआई, ये दोनों ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 5 बार टाइटल जीता है। क्या जीता है? 5 बार टाइटल जीता है। एक तरफ दोस्तों एमएसडी है। कौन है? एक तरफ एमएसडी है, और दूसरी तरफ दोस्तों याद रखेंगे रोहित शर्मा है। ये इनके कप्तान हैं, इसको याद रखेंगे। सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी, और एमआई के रोहित शर्मा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो दोस्तों आज के टॉप 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। इस तरह की निरंतर क्लासेस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, ख्याल रखना अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।